हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 40 है। अपने इस डे 40 में आज हम टॉपिक नंबर 781 से लेके टॉपिक नंबर 800 तक को कंप्लीट करेंगे, जो कि प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है, जिसका ये हमारा डे 40 है। अपने इस डे 40 में आज हमें टॉपिक नंबर 781 से लेके टॉपिक नंबर 800 तक को कवर करना है, जो कि प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने अपने डे 39 में 780 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आपने उन सभी टॉपिक को काफ़ी अच्छे से देखा होगा। आपने देखा होगा कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में राज्यपाल के बारे में बात की थी, मुख्यमंत्री के बारे में बात की थी, मंत्रिपरिषद के बारे में, न्यायिक सक्रियता को लेकर और जनहित याचिका को लेकर। उसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है मंत्रिपरिषद के बाद राज्य विधानमंडल की चर्चा और उसके बाद हाई कोर्ट्स की चर्चा। तो आज हम अपने इसी टॉपिक में इन सभी मेजर टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और एक तो जो टॉपिक और हैं मिसलेनियस टाइप के, उनको भी यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। और जब हम इनको कवर कर लेंगे तो एक तरीके से आप ये मान कर चलिए कि आपका यहाँ पे जो राज्य से संबंधित जो प्रोविज़न हैं, जैसे हमने केंद्र के प्रोविज़न में पढ़ लिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, हमने जैसे वहाँ पे इनको कवर कर लिया, उसी तरीके से हमारा ये भी कवर हो जाएगा। फिर हमारे पास कुछ मिसलेनियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कुछ एक दो एक्ट टाइप के, उनको पढ़ना पड़ेगा। अर्थात इसके बाद हमारे केवल 5 पार्ट और बचे हैं, या कहें कि केवल हमारे 100 टॉपिक और बचे हैं। फिर इसके बाद हमारी पूरी इंडियन पॉलिटी एक तरीके से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हमने आपको 2000 टॉपिक जीएस के अंतर्गत कवर कराने की बात की है। साथ ही हमने आपको सीसेट में रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराने की शुरुआत भी की है, जिसके अंतर्गत हमारा रीजनिंग ऑलरेडी कवर हो चुका है। और अब हम आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लासेस भी कवर कराएंगे। हालांकि उसमें भी हमने मई माह से लेके दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आपको नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कराएंगे। इससे ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे लेट्स क्रैक सीरीज के प्रीलिम के प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप में से जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे कई तरह की अन्य सीरीज का भी लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। तो अब हम अपने आज से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आज हमें यहाँ पे राज्य विधानमंडल की चर्चा करनी है। राज्य विधानमंडल एक तरीके से जैसे हम संसद पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता है। बस डिफरेंस ये हो जाता है यहाँ पे कि जो राज्य विधानमंडल है उसका आकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, एक और अंतर ये होता है कि कहीं पर किसी राज्य में जो राज्य विधानमंडल होता है उसमें 2 सदन होते हैं, तो कहीं पर उसमें 1 सदन होते हैं। ठीक है, तीसरा अंतर ये हो जाता है कि जैसे जब राज्य विधानमंडल जब संसद पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो दूसरा सदन का नेता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि उस सदन का नेता नहीं होता है। बट यहाँ पे जो दूसरा सदन है उसका भी नेता उसी सदन से ही लिया जाता है। मतलब इतनी बातें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड एक एक फीचर को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा कि वास्तव में क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जा सकता है। कई बार यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है इन फ्यूचर आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछ ले। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी कई सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो उन अपडेट के अकॉर्डिंग भी हम आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें कवर करा देंगे। ठीक है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं आखिरकार। तो राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। पहली लाइन तो यही आप समझ गए कि हर एक राज्य में अलग अलग राज्य विधानमंडल के गठन की प्रोसेस अपनाई जाती है। ठीक है, कई राज्यों में तो 1 सदनी व्यवस्था है और कई में 2 सदनी है। ठीक, अब एक बात बताइए, अच्छा चलिए ये तो आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, जहाँ पे 1 सदनी है, अगर वहाँ पे 2 सदनी व्यवस्था बनानी हो तो जो विधेयक लाया जाएगा
या जिस बहुमत से उसको पास किया जाएगा वो साधारण होगा, विशेष होगा, या फिर विशेष प्लस आधे राज्य होगा। सिंपल सी बात है, आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा था कि साहब वो साधारण बहुमत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। उत्सादन या निरसन, ये वर्ड आपने वहाँ पढ़ा था ना, तो वही चीज़ है। तो देख लेते हैं कि वर्तमान में अभी हमारे यहाँ केवल 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 2 सदन हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस स्टेट में निम्न में से द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, तो आपको केवल ये 6 याद रखने हैं, बाकी जो 22 राज्य हैं उनको याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एक तो आंध्र प्रदेश है, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा उत्तर प्रदेश है, चौथा बिहार है, पांचवा महाराष्ट्र है, छठा कर्नाटक है, सातवां जम्मू और कश्मीर पहले जो था उसे बदल करके 2019 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब आप समझ गए कैसे कि साहब 2 जो है ना वो विंध्य के दक्षिण में हैं और बाकी जो 4 है ना वो विंध्य के उत्तर में है। ठीक, कौन कौन से 4 हो गए? यूपी आपको अच्छे से पता है, बिहार उसका दोस्त है। ठीक है, यूपी बिहार दोस्त दोस्त हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपस में भाई भाई हैं। ठीक, अब बचे कौन? महाराष्ट्र बंधु बचे और हमारे बचे कर्नाटक। अब यहाँ पे कई बच्चों को लग रहा होगा सर विंध्य के नीचे तो आंध्र प्रदेश भी आता है, तेलंगाना भी आता है, लेकिन हमने मान लिया है, मतलब आपको याद कराने के लिए। आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यूपी बिहार हो गए और 4 नीचे से हो गए, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात बताई थी। जो जगन रेड्डी वहाँ के जो सीएम हैं, शायद जगन मोहन रेड्डी ऐसे पूरा नाम है, जो भी वो रेड्डी हैं इतना पता है, काफ़ी बेहतरीन पर्सनालिटी है उनकी। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ पे विधान परिषद है ना उसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विधान परिषद उनके उस ड्रीम प्रोजेक्ट को ब्रेक कर रही है। जैसे मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ना कि संसद भवन का निर्माण हम करवाएंगे अपने जीते जी, तो उसी तरीके से जगन रेड्डी का एक ड्रीम है कि अमरावती शहर को या अमरावती राजधानी को राजा मौली साहब की मदद से उतनी ही भव्य बना दें जितना भव्य उस समय बाहुबली का साम्राज्य था। ठीक है, एक और बात यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि उनका दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आंध्र प्रदेश राज्य की 4 राजधानियाँ बनाएं। ठीक है, मतलब एक राजधानी नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश ऐसे बना हुआ है ना, इतना ऐसे विस्तृत है, तो वो चाहते हैं कि ये जो पूरा समुद्र तटी का एरिया है ना, यहाँ पे हम 4 राजधानियाँ बनाएं अलग अलग करके, यानी कि वित्तीय राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, ठीक है, पॉलिटिकल राजधानी, तो उस तरीके से वो बनाना चाहते हैं। खैर बना भी लेंगे क्योंकि सीएम हैं वहाँ के, समझ गए। तो इसीलिए उनके विधेयक को अप्रूवल नहीं देती है विधान परिषद, तो इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। चलिए अब बात आती है, जब हमने पढ़ लिया कि हाँ इतने में वो हैं, तो सिंपल सी बात है, जब 6 राज्यों में आप बताइए विधान परिषद भी है, तो शेष ऐसे कौन से राज्य होंगे जिनमें केवल विधानसभा होगी? टोटल 22 राज्य होंगे। ये तो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि राज्य विधानमंडल की जब बात करते हैं तो वैसे तो उसमें राज्यपाल और विधानसभा ही शामिल होती है, लेकिन अगर जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है तो वहाँ पे राज्यपाल भी होगा, विधानसभा भी होगी, विधान परिषद भी होगी। सपोज कीजिए जैसे हमने संसद पढ़ा था ना, संसद में 3 लोग आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, अब यहाँ पे एक अंतर है विधान परिषद में और विधानसभा में। क्या अंतर है कि राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक और अंतर आपको बताएं कि वैसे अगर विधान परिषद वहाँ पे है तो वो स्थायी सदन होता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ जाइएगा कि उसका विघटन नहीं होता नॉर्मल डेज में। विधान परिषद उच्च सदन है और जबकि विधानसभा निचला सदन है। वही सेम टू सेम बात है लोकसभा की तरह, मतलब लोकसभा आप कह सकते हो विधानसभा को और राज्यसभा आप कह सकते हो विधान परिषद को। संविधान में राज्य में विधान परिषद के गठन व विघटन करने की व्यवस्था है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में विधान परिषद के गठन और विघटन से संबंधित कोई भी प्रोविजन निहित नहीं है, तो आप बता देंगे नहीं साहब, संविधान में विधान परिषद के गठन और विघटन से संबंधित पूरी की पूरी एक व्यवस्था दी गई है। ठीक है, संसद एक विधान परिषद को यदि ये पहले से विघटित कर सकती है और यदि नहीं है तो उसका गठन कर सकती है, और ये सब संबंधित राज्य की विधानसभा के संदर्भ के आधार पर ही किया जाता है। यानी कि राज्य विधानसभा अगर चाहे
तो पूर्ण बहुमत से एक विधेयक पास करें और वो बहुमत कुल मतों के साथ 2/3 बहुमत से कम ना हो, फिर संसद इसमें क्या कर सकती है, एक तरीके से विधान परिषद का गठन कर सकती है, समाप्त कर सकती है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे दिमाग लगाइए कि जो ये संसद करती है ना, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता, मतलब इसे हम संविधान का संशोधन नहीं मानते हैं, ये सामान्य विधान की तरह आता, मतलब साधारण बहुमत से। आपको लग रहा होगा सर आपने तो अभी ये बातें बता दी थी, तो बातें तो हमने आपको बता दी थी कि ये साधारण बहुमत से ही सब होता है, लेकिन होता ये भी है ना कि हम आपको बात बताते हैं तो एक भाषा में बताते हैं, दूसरी भाषा भी तो हमें सीखनी पड़ती है ना। अगर आपको साधारण बहुमत न दे और वहाँ पे केवल ये दे दे कि विधान परिषद का उत्सादन और निरसन, उत्सादन का मतलब होता है क्या, वहाँ स्थापना करना, निरसन का मतलब होता है समाप्त करना, ठीक। उत्सादन और निरसन आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है, तो गलत हो जाएगा कि नहीं साहब 368 तो आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 368 के अंतर्गत तो केवल 2 प्रकार के संशोधन की बात होती है, विशेष बहुमत और विशेष प्लस आधे राज्य, जबकि हम संशोधन 3 तरह के पढ़ते हैं, साधारण, और मूलतः जो ये संशोधन होता है साधारण से होता है। इतनी बातें आप समझ गए, उम्मीद है। देखिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी लैंग्वेज थोड़ी स्पीड की लगती हो, बट हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं काफ़ी स्पीड में बोलता हूँ, क्योंकि जब दोबारा मैं खुद अपने इस वीडियो को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड एक नॉर्मल है। और एक और बात है दूसरी चीज़ की, वो ये क्योंकि आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़ चुके होते हैं। कई सारे बच्चों की ये कोशिश रहती है, उनके मैसेज आते हैं कि सर हम वैसे तो इन टॉपिक को पढ़ चुके होते हैं, बट आप जब हमें ये चीज़ें बताते हैं तो हमें ये चीज़ें एक तो रिकॉल होती हैं, दूसरा हमारे माइंड में ये चीज़ें टैग हो जाती हैं कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हमने तो नॉर्मल तरीके से पढ़ा था, लेकिन आपने जब पढ़ाया तो वो चीज़ें हमें कंठस्थ हो जाती हैं, ठीक है। तो हम यही मानकर चलते हैं। हाँ, जब हम आपको जीएस फाउंडेशन की क्लास कराएंगे ना, अक्टूबर से जब शुरू करेंगे जीएस फाउंडेशन का पूरा बैच, 0 से जहाँ पे शुरू करेंगे, तो वहाँ हम आपको काफ़ी स्लोली पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ पे डेप्थ में जाएंगे कि देखो बच्चों ये एक विधानमंडल है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं, मतलब एक कहानी की तरह पूरा समझाएंगे ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल अंतर्मन में समा जाएं। बट आपको अच्छे से पता है कि अभी ये हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है, हालांकि फिर भी हम इसमें आपको काफ़ी एक तरीके से बेसिक से कवर करा देते हैं, जबकि बेसिक से कवर कराने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, बट हम इसलिए करा देते हैं कि जिन बच्चों ने प्रीलिम का फॉर्म ये सोचकर भर दिया था कि चलो देखा जाएगा जो होगा, तो उस लिए भी हम यहाँ पे पढ़ा देते हैं, ठीक। और दूसरा रीज़न ये भी है कि कई सारे बच्चे इस समय अपने मुख्य रूम से, मुख्य रूम का मतलब जहाँ पढ़ाई करते थे, अपने घर में हों या घर के बाहर हों, वहाँ से दूर चले गए हैं, या तो अपने घर चले गए हैं या तो कुछ लोग हॉस्पिटल्स में हैं, तो वहाँ पे भी वो लोग वीडियो देख रहे हों तो उनको इस बात की दिक्कत ना हो कि साहब हमारे पास किताब नहीं थी इसलिए हम कोविड केयर के सेंटर में भी बैठकर अपनी क्लासेस नहीं देख पाते। आपने देखा होगा कि हमने एक पिक आपके साथ शेयर की थी, उसमें एक बच्चा पढ़ रहा है कोविड केयर सेंटर में बैठकर। तो हमारी भी यही उम्मीद रहती है कि जो बच्चे जहाँ पर भी हैं दूर दराज में, उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो पाए। मतलब शिक्षा के रूप में अगर हम आपका सहयोग कर सकते हैं इस कोरोना के टाइम पीरियड में, तो हम अपने आप को थोड़ा सा अच्छा मान लेते हैं कि चलिए कम से कम हम आपकी इतनी तो मदद कर पा रहे हैं। तो इसीलिए भी हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक में चले जाते हैं, ठीक है। स्पीड इसलिए होती है क्योंकि हमें पूरे टॉपिक को कवर करना होता है, नहीं तो बिल्कुल स्लो जाएंगे। हालांकि आप तो देखते हैं कि हम फालतू की बातें भी नहीं करते हैं ताकि आपका टाइम किसी तरह से वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आप समझ गए कि आप वीडियो को थोड़ा रुक कर देख लिया करिए, या उसको एक बार, अगर आपको एक बार में बातें स्किप हो जाएं तुरंत, तो आप उसको थोड़ा सा ब्रेक करके फिर से पीछे जाइए और देख लिया करिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बातें समाप्त तो होंगी नहीं। डायलॉग जैसे होता है ना, एक मूवी आप कई बार देखते हैं तब पता चलता है अच्छा फला ने, राधे ने ये डायलॉग बोला था, ठीक है। पिक्चर भी आने वाली है तो आप लोग देख भी सकते हैं उसको जाके, कभी भी देख क्या सकते हैं, अपने मोबाइल में ही देखेंगे। तो ये आप समझ गए 368 के अंतर्गत ये नहीं शामिल है, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अब बात आती है कि आखिरकार विधानसभा का गठन होता कैसे है और विधान परिषद का कैसे गठन होता है। तो आप ये बता दीजिए, अच्छा लोकसभा का गठन कैसे होता है? डायरेक्ट होता है भाई साहब, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब विधानसभा का डायरेक्ट, लोकसभा का डायरेक्ट होता है तो विधानसभा का भी डायरेक्ट ही चुनाव होता है, ठीक है।
कौन कौन से लोग होते हैं? आम लोग होते हैं। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इनकी अभी आपने देखा ना 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, लाइक पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, ठीक है, दक्षिण के राज्य हो गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे लोगों ने डायरेक्ट ही तो पार्टिसिपेट किया था, तभी तो खेला हो गया, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। इसकी अधिकतम संख्या कितनी है? 500 और न्यूनतम कितनी है? 60। अच्छा आप बताइए लोकसभा की कितनी है? 552, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर 500 संख्या होती है क्या किसी विधानसभा की? तो जी साहब 500 होती है। और आपको पता होना चाहिए कि यूपी इस मामले में नंबर 1 पे है सीटों के मामले में, ठीक है। तो हम आपको आगे बताएंगे। अभी 500 सबसे ज़्यादा होती हैं और 60 निम्न होती हैं। हालांकि कई ऐसे राज्य जहाँ पे 60 से कम सीटें होती हैं, ठीक, जनसंख्या पे डिपेंड करता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, यहाँ पे 30 है संख्या, और मिजोरम व नागालैंड के मामले में 40 व 46 है। आप सोच रहे होंगे सर ये सीटें क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाल ही के दिनों में क्या हो रहा है ना, आजकल बच्चों को सीटें बहुत याद हो जा रही हैं। क्यों? न्यूज़ चैनल वाले बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि इस समय क्या कहते हैं, सिक्किम में हमारे यहाँ इतनी सीटें हैं, मिज़ोरम में इतनी हैं, गोवा में चुनाव हुए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, कुछ जहाँ पे खासतौर पर रिसेंटली चुनाव हुए हैं ना, वहाँ की सीटें आपको याद होनी चाहिए और थोड़ा सा क्रम आपको याद होना चाहिए। तो हम कोशिश ये करेंगे आपके लिए कि लास्ट में आपको यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड करा दें, ताकि आप सीटें बस देख लें और दिमाग में क्लिक कर जाएं, अच्छा सबसे टॉप पे उत्तर प्रदेश रहती है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम आपको बता देंगे, बाकी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वो इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि वहाँ के जो जनजाति एरिया के लोग होते हैं ना, उनको भी वहाँ रिप्रेजेंट किया जा सके। ये राज्यपाल वहाँ डिसाइड करता है, ठीक। नॉमिनेटेड सदस्य कितने हो सकते हैं विधानसभा में? केवल 1। अच्छा वहाँ बताइए कितने हो सकते हैं? 2। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? कि जिनका माता या पिता में से कोई एक हिंदुस्तानी हो, उन दोनों के मिलने से जो बेबी जन्म ले वो एंग्लो इंडियन कहलाता है। अब ये दिमाग मत लगाना कि वो दोनों में से कोई एक एंग्लो इंडियन कहलाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उन दोनों के जन्म लेने से जो बेबी जन्म लेगा वो एंग्लो इंडियन कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इंदिरा गांधी जी से मैं कह रहा हूँ सोनिया गांधी जी से जैसे राहुल गांधी जी आए, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो ये एंग्लो इंडियन हो गए। हालांकि एंग्लो इंडियन अब मत कहना, क्योंकि इस समय तो भारत के नागरिक के रूप में ही है। फिर बात आती है यहाँ क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पिछली जनगणना को यहाँ बेस बनाया जाता है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ आपको पढ़ा दी है, बट फिर भी हम आपको यहाँ पे एक बार बता देते हैं वही चीज़ डिवीजन करके। क्या है कि 4 बार परिसीमन आ चुका है, 52, 62, 72 और 2002। एक बात बताएं, ये फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि राज्यों का निर्वाचन अलग होगा और उनका निर्वाचन अलग होगा, सबका फिक्स होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब लोकसभा का भी और इनका भी। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है कि 42वें संविधान संशोधन में तो कहा गया था कि 1971 के आधार पर वर्ष 2000 तक यही जनसंख्या रहेगी, लेकिन अगले 25 वर्ष के लिए फिर ये निर्धारित कर दिया गया कि अगले 25 वर्ष तक यही रहेगी। लेकिन 84वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि इसी तरह जनसंख्या मापन को भी तय कर दिया गया 2001 के। लेकिन आगे चलकर जब ये हुआ 84वां संविधान संशोधन, तो उसमें ये भी कह दिया गया कि सरकार चाहे तो 1991 की जनगणना को बेस बना ले, लेकिन फिर उसको अमेंड किया गया और 27वें संविधान संशोधन में कह दिया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। अतः ये फिक्स हो गया कि विधानसभा की जो सीटें वो 2001 के आधार पर डिसाइड होंगी। अब आगे जो सीटें आएंगी वो 2026 पर चेक की जाएंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आप समझ गए। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण की बात होती है। देखो वहाँ पे ऐसा आरक्षण की बात नहीं होती, यहाँ पे आरक्षण की बात होती है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा आरक्षण जाति के आधार पर वहाँ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों की व्यवस्था की गई है, ठीक। पहले शुरुआत में 10 वर्ष था, फिर इसे और 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, अभी ये 2020 तक बना रहा है, ठीक। अब फिर इसे आगे बढ़ा दिया गया। परिषद का गठन होता कैसे है, मतलब कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, टोटल मेंबर्स को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। मतलब विधानसभा में हमने क्या पढ़ा, वो डायरेक्ट होते हैं, विधान परिषद में क्या होता है, इनडायरेक्ट। अच्छा पहले ये तो बता दो कि विधान परिषद कितने राज्यों में है?
6 राज्यों में। किन किन में? उत्तर प्रदेश, बिहार भाई भाई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोस्त, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्या कह सकते हो, चाचा कह सकते हो एक दूसरे के, ठीक है, चाचा चाची मान लो, ठीक। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 6 के 6 यहाँ पे हो गए, ठीक। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं याद रखना, पहले जम्मू कश्मीर था अब नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इनका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अधिकतम संख्या कितनी है? विधानसभा की 1/3, ये ध्यान देना। विधानसभा की संख्या कितनी है? टोटल 500, ठीक है। 500 की 1/3 कितनी हो गई? एक तरीके से 3 एकम 3, 3 18, 2 बचा, 3 18, मतलब 166 के आसपास। अब यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं, ये तो हमने पढ़ी अधिकतम और न्यूनतम को लेकर, लेकिन डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी स्टेट में 400 है, ठीक, तो वहाँ 1/3 संख्या मतलब क्या हुआ? 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 10 बचा, 3 त्रिका 9 हो गया, और फिर यहाँ पे यानी कि 133 सीटें ही विधान परिषद की होंगी टोटल। समझ गए? ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ की संख्या की 1/3। न्यूनतम कितनी होंगी? 40। वहाँ पे न्यूनतम कितनी थी? 60, ठीक। बात आता है वही कि विधानसभा के आकार पर डिपेंड करता है उनकी संख्या, आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आखिरकार विधान परिषद के सदस्य चुने कैसे जाते हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि विधानसभा में तो डायरेक्ट चुने जाते हैं, लेकिन विधान परिषद के कैसे चुने जाते हैं तो हमने ये तो पढ़ लिया था विधानसभा वालों को कि हाँ साहब, जनसंख्या के आधार पर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड कर दिया गया और उसी आधार पर उनको चुन लिया गया आम आदमी के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अलग है, और यहाँ बटे का सिस्टम है, बहुत सिंपल है याद करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि कभी क्वेश्चन पूछेगी नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, और सरल तरीका हम आपको बता देंगे कैसे याद रखना है। 1/3 सदस्य तो स्थानीय निकाय से जाते हैं, जो नगर पालिका, जिला बोर्ड यहाँ से चुने होते हैं। 1/12 सदस्य एजुकेशन, जो 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित होते हैं, MLC आप नाम सुनते होंगे, ठीक। 1/12 सदस्य जो 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे होते हैं, वो अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के ना हो, और 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा। सिंपल सी बात है, 1/12 एजुकेशन से, 1/3 नगर पालिका से, ठीक, 1/3 जो विधानसभा से। अब यहाँ ध्यान देना, आप अगर इन सबको कैलकुलेट करोगे ना, 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/3, और इसको 1 में माइनस कर दोगे तो आपका 1/6 मेंबर और बचते हैं। तो इन्हीं 1/6 जो शेष मेंबर बचे ना, इनको कौन चुनेगा? इनको चुनता है राज्यपाल, नॉमिनेटेड। जैसे हमने पढ़ा ना कि राज्यसभा में चुनता है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, और यहाँ 1/6 सदस्यों को चुनता है कौन? राज्यपाल। अब राज्यपाल जब 1/6 को चुनता है ना, तो यहाँ बस एक ही अंतर हो जाता है, वो अंतर ये कि राज्यपाल सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा वाले लोगों को भी चुन सकता है, जो कि राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती, ठीक। तो इतनी बातें आप समझ गए, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब बात आती विधानसभा का कार्यकाल क्या है। वैसे तो कार्यकाल उसका ये होता है कि जब से शुरू हुआ है तब से जब तक विश्वास रहता है 5 वर्ष तक रहता है, ठीक। लेकिन वही है कि पहले भी उसे विघटित किया जा सकता है। बाकी आपसे क्वेश्चन ये भी नहीं पूछेगा। बाकी आपको तो ये पता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर क्या पता है आपको कि संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने होते हैं। अब यहाँ पे एक बात और बता दें कि ये कराया तो जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अनंत काल तक एक एक करके बढ़ाया जा सकता है? नहीं, 3 वर्ष के अंदर अंदर, 3 वर्ष तक लास्ट लिमिट होती है, 3 वर्ष के अंदर अंदर फिर चुनाव होना ही होना चाहिए, ठीक। हालांकि इतना बड़ा आपातकाल तो फ्यूचर में कभी लग ही नहीं सकता है, समझ गए। जब मोदी जी और अमित शाह जी कोरोना के इतने बढ़ते हुए केसों में बंगाल में जब चुनाव करा सकते हैं, इससे बड़ा आपातकाल क्या होगा कि एक तरफ मतलब क्या कहा जाए उस चीज़ के बारे में, तो वहाँ तो काफ़ी खराबी घटना है वो। विधान परिषद का कार्यकाल के बारे में, राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, मतलब जैसे राज्यसभा होता है वैसे इसमें भी है, यानी कि स्थायी अंग है जो विघटित नहीं होती। देखो, विघटित की बात अलग है और समाप्त की बात अलग होती है। मतलब समाप्त करने का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा ना कि जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया, वो अलग चीज़ होती है। विघटन का मतलब ये होता है कि हाँ, इसको विघटित कर दिया गया। सिंपल सी बात है, जैसे होता है ना कि आप लोग कपड़े खरीद के लाती हैं, मान लीजिए कपड़े खरीद के लाते भी हैं लाती भी हैं। देखो, दोनों लोग अपने आप को समझा करिए
क्योंकि मैं यहाँ पे सबको पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत समझिए कि मैं आपको देख रहा हूँ या उन्हें नहीं देख रहा हूँ, दोनों लोगों को देख रहा हूँ। तो मान लीजिए आप कपड़े लेके आए, पहले आप जीन्स लेके आए थे, नॉर्मल जीन्स, ठीक है। बाद में आपने देखा कि लोगों ने फटे जीन्स पहनने लगे, तो आपने क्या किया, अपने पुराने वाले जीन्स को फाड़ लिया या फिर आप नए मार्केट से जीन्स खरीद लाए। तो पुराना वाला बेचारा रखा रहा ना, क्या आपने उसको कूड़े में फेंक दिया? नहीं फेंका, अब उसको रखे रहे। जब आपको लगा कि एक काम करते हैं ना, पुराने वाले को भी फाड़ लेते हैं जीन्स को, तो उसको आपने फाड़ लिया, यानी कि विघटित वो नहीं हुआ था, समाप्त नहीं हुआ था वो, समझ गए? वो एक तरीके से बना रहा था। समाप्त कब होगा? जब आप अपने जीन्स को फाड़ लिया, फाड़ने के बाद इसको खूब सारा पहन लिया, पहनने के बाद जब इसकी बिल्कुल अंतिम यात्रा बची तो आपने इसको घर का पोंछा बना दिया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, समझ गए? और आपको पता होना चाहिए मैंने एग्जाम्पल ये क्यों दिया फटी जीन्स का। अभी उत्तराखंड के जो नए निर्वाचित सीएम साहब आए थे, उन्होंने महिलाओं पे यही एक भद्दा कमेंट किया था, जो कि उनकी मेंटलिटी को ही शो करता है कि आखिरकार उनकी मेंटल, और बड़े ताव से बता रहे थे, मतलब आप कभी भी सुनिएगा तो उसके विरोध में आपने देखा होगा ट्विटर पर ट्रेंड चल गया था। यहाँ तक कि दिल्ली महिला आयोग की जो चीफ हैं, हेड हैं, स्वाति मालीवाल, उन्होंने तक ने क्या किया कि हाफ शॉर्ट्स में भी पिक्स अपनी डाली, और ख़ासतौर पर शिवसेना की जो प्रमुख हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी जीन्स में, टॉप में, मतलब अलग अलग लोगों ने फिर वही होता है ना कि रिएक्शन करना कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो उस चीज़ का विरोध किया और उनकी काफ़ी ज़्यादा फजीयत हुई थी कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं महिलाओं की ड्रेस पे। और वैसे भी ड्रेस देखिए किसी के व्यक्तित्व को नहीं डिसाइड करता है, आपकी आँखें बस सही होनी चाहिए, ठीक है, आपका चरित्र सही होना चाहिए, चित्र पे कोई डिपेंड नहीं करता है। बात आती विधान परिषद का कार्यकाल, ये तो आप पता चल गया कि हाँ साहब ये होता है। अब इसमें भी वही है कि हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है खाली पदों और नए चुनावों को, हर तीसरे वर्ष में। अब यहाँ एक अंतर है, आपको पता होना चाहिए, 6 वर्ष के लिए तो यहाँ सदस्य बनते हैं, 1/3 सदस्य यहाँ पे प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हर तीसरे वर्ष में नए चुनाव और नामांकन होते हैं, मतलब 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं लेकिन चुनाव तीसरे वर्ष में होता है, और यही राज्यसभा में होता है। और एक और बात यहाँ पे वही कॉमन कि कितनी बार भी कोई व्यक्ति राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, दोबारा नामांकन कर सकता है, समझ गए? इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब राज्य विधानमंडल की योग्यता क्या, ये पता होनी चाहिए। तो सेम योग्यता है जो लोकसभा की है वही राज्य विधानमंडल की, मतलब विधानसभा के लिए 25 वर्ष हो और लोकसभा के लिए 30 वर्ष हो। उम्मीद है कि आप में से कुछ बच्चे 25 वर्ष के हो गए होंगे, तो आप अगर आईएएस का जब एग्ज़ाम दे दें, पास हो जाएं, और सीएम साहब अगर आपसे नाराज़ हो जाएं तो आप भी फॉर्म भर देना, ठीक है। एमएलए का, सॉरी एमएलए का मैं कह रहा हूँ, हाँ एमएलए का आप भर देना, क्योंकि एमएलसी का तो आप भर नहीं सकते हो, एमएलसी का भी भर सकते हो आप, कि एजुकेशन आपने कर लिया था तो आप ये भर सकते हो एग्ज़ाम, ठीक है। और फिर सीएम बन जाना, सीएम साहब को फिर बना देना आईएएस आप, क्लियर। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, योगी आदित्यनाथ जी आपको बनने ही नहीं देंगे। विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ही जानते क्या होता था, पहले होता था कि विधानसभा का सदस्य कोई कहीं से भी बन जाता था, बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी गई कि वहीं से हो सकता है जहां से वो निर्वाचन हो, ठीक। जैसे आपने एक चीज़ देखा होगा कि लोकसभा के लिए कहीं से कोई भी लड़ सकता है, ठीक है। लोकसभा में क्या है कि अगर गुजरात के मोदी जी हैं तो बनारस से लड़ सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें ये नहीं है, इसमें ये है कि विधानसभा का सदस्य बनने वाला जो व्यक्ति है वो संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना ही चाहिए, मतलब मोदी जी को गुजरात में ही होना चाहिए, वडनगर में, ठीक। तो आप ये समझ के, बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना है। निहरताएँ क्या है, सब में निहरताएँ कॉमन होती हैं कि आपने कई बार सुना होगा ये वर्ड दिवालिया, दिवालिया का क्या मतलब होता है? दिवाली वाला दिवालिया नहीं है, दिवालिया का ऐसा मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे ही नहीं है, पूरी तरह से ख़त्म हो गए, सब कुछ आप नीलाम कर चुके, बेच चुके, रोड पर आ गए अब आप, ठीक, उसको दिवालिया बोलते हैं। नहीं कहा जाता है उसका तो दिवाला ही निकल गया, है ना। तो ये बात है यहीं पे, बाकी आपको नहीं याद रखना है कुछ भी, सारी चीज़ें कॉमन होती है, ठीक। दल बदल के आधार पर नियोक्ता, इसमें भी दल अदल के आधार पर निर्भरता उसी से रिलेट है, 10वीं अनुसूची से। कौन चेक करेगा, सिंपल सी बात बता दो, विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद में वहाँ का सभापति जो होता है, ठीक। अब एक बात बताइए, क्या जो विधानसभा का अध्यक्ष है, ठीक है,
क्या उसके पास ये अंतिम शक्ति है? मतलब उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है? भाई हो सकती है, मैंने तो कितनी बार बताया, जब लोकसभा के अध्यक्ष की हो सकती है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो फिर किस घर से आया है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा जो आप लोग सोच रहे थे, है ना, आप लोग समझ गए होंगे कि किस खेत की मूली, अगर ये बोल दिया ना, और उत्तर प्रदेश के अगर विधानसभा अध्यक्ष सुन रहे होंगे या मध्य प्रदेश के सुन रहे होंगे या बिहार के सुन रहे होंगे तो कोचिंग भी बंद करा देंगे। देख रहे हैं आप रेड्डी साहब को ऐसा बताने पे यादव साहब जी का क्या हाल हो रहा है। ठीक, शपथ या प्रतिज्ञान क्या है? विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। सिंपल सी बात है कि राज्यपाल शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री को और उसके अन्य सदस्यों को, समझ गए, या किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ वो नियुक्त कर देता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। अब दोहरी सदस्यता यहाँ पे भी होती है। देखो अब सेम कॉमन चीज़ें हैं तो ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ चेंजेस हो रहे तथ्य मैंने वो बता दिया, दोहरी सदस्यता यहाँ बताने की तो ज़रूरत है नहीं। जैसे आपने देखा होगा ममता जी ने अभी एक तरीके से शपथ ली, उन्होंने कई मंत्रियों को शपथ दिलाई। ठीक, तो वो होगी एक सदस्यता। ठीक, अब उसके बाद जब वो जाएंगे अपने यहाँ विधानसभा में तो वहाँ फिर एक शपथ दिलाई जाएगी, वो होगी दोहरी सदस्यता। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ गए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। इसमें भी अनुपस्थित है, 60 दिन के अनुपस्थित, हालांकि सब होता है, स्कूल में छुट्टियों में भी तो नियम होता है 75% प्रेजेंटी अनिवार्य है। अब देख लो 0% अब्सेंटी पे भी आपको स्कूल में बैठने को मिलेगा। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष कैसे नियुक्त होता है? सेम टू सेम उन्हीं के मध्य से लिया जाता है। ठीक है, 3 मामलों पे अपना पद रिक्त करेगा, एक तो सदस्यता समाप्त हो जाए, लिखित त्याग पत्र दे दे और वहाँ के समस्त सदस्यों के बहुमत से कोई संकल्प पारित करा दिया जाए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। कोरम क्या है? कोरम में भी वही स्थिति 1/10 होती है। ठीक, निर्णायक मत नहीं देता, बराबर पे मत देता है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है। कोई वित्त विधेयक है या नहीं इसका डिसीजन करता है, इसका अंतिम निर्णय करता होता है। 10वीं इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, ये बात बता दे जो मैंने वहाँ बताया था कि धन विधेयक जैसे लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड कर दे तो उसकी न्यायिक समीक्षा आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप देखना भारत सरकार क्या करती, धन विधेयक या वित्त विधेयक या फाइनेंस विधेयक के रूप में कई सारे बिल पास करवा देती है। क्यों? क्योंकि उसकी न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती। आपने सुना होगा पिछले कई वर्षों में, खासतौर पर भारत सरकार वर्तमान मोदी गवर्नमेंट, तो उन्होंने यही किया था। इसी को लेकर कई बार इशूज भी है। अच्छा, बात यह कि मीडिया वाले इतना बताते नहीं हैं और वहाँ पे जो लोग बताते भी हैं कि आप फाइनेंस विधेयक के रूप में क्यों से पास करा रहे हो, तो आम आदमी को पता नहीं होता कि फाइनेंस का क्या मतलब हो जाता है, आखिरकार सरकार ऐसा करा क्यों रही है। ठीक है, और उस पर डिबेट और डिस्कस होता नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस इसीलिए कराया जाता है ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा ना हो सके। दल बदल को संदर्भ पे आधार पर आप समझ सकते हो कि निरर्था के उठे सवाल पर फैसला देता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, दल बदल की जो बात आती है ना नियोग या निर्हरता की, उस पर विधानसभा अध्यक्ष को राइट है, ना कि चुनाव आयोग को। राज्य चुनाव आयोग के इस पर अधिकार नहीं है। और एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, विधानसभा का जो चुनाव होता है ना वो कौन कराता है, या विधान परिषद का चुनाव कौन कराता होगा बताइए आप? राज्य निर्वाचन आयोग? नहीं साहब, इसका चुनाव कराता है लोकसभा के अंतर्गत जो चुनाव कराते हैं। कौन महाजन है हमारे? निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग। अभी आपने पढ़ा ना निर्वाचन आयोग की कैसे किरकिरी हो रही थी। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि इसे हत्या से कम नहीं मानना चाहिए और आप लोगों तो कायदे से एक अधिकारी पे हो सके तो आपराधिक केस चलाना चाहिए। ये लाइन उन्हीं की है, हो सके, मतलब इसके दो निकलते हैं कि एक तो फांसी की सज़ा भी आपको दी जानी चाहिए, कायदे से अगर हो सके कम से कम तो आपको हत्या का तो केस आपके ऊपर चलाना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन वही है, कहाँ चला सकते हो? भारत है ये, भारत में लाशें नदियों में बह के जा सकती हैं, लेकिन किसी को आप जिंदा व्यक्ति को लाश नहीं बना सकते, अधिकारियों को तो बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक है, ये भारत है। वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, मतलब उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और समान उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। सेम टू सेम वही बात है जो मैंने वहाँ आपको पढ़ाया था। ठीक, तो आपको इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। विधानसभा का उपाध्यक्ष भी वहीं से लिया जाता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी कार्यकाल तक बना रहता है। अब एक बात बताइए, क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे के पूरक होते हैं? तो नहीं, अलग अलग दोनों होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं। ठीक, विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच से सभापति पैनल का गठन करता है। उनमें से कोई एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही संपन्न कराता है। मान लीजिए अगर अध्यक्ष नहीं है तो उनमें से कोई व्यक्ति करा देगा।
सभापति कैसे आता है, सेम टू सेम सभापति भी वहीं से आता है। हालांकि सभापति को एक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, वो कौन सा हो सकता है, वही वित्त विधेयक या धन विधेयक का संदर्भ में। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते सब कहाँ होंगे, संसद पे पारित नहीं साहब, राज्य विधानमंडल पे, समझ गए, राज्य की संचित निधि पर पारित होंगे और इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वोटिंग नहीं की जा सकती, जैसा कि वहाँ पे भारत की संचित निधि पर वोटिंग नहीं की जा सकती। ठीक, विधान परिषद का उपसभापति भी होता है, आपसे नहीं पूछेगा इतना। ठीक, राज्य विधानमंडल सत्र, अब यहाँ पे बताने की जरूरत है, मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ कि आहूत कौन करता होगा, राज्यपाल समय समय पर। ठीक, स्थगन का क्या मतलब होता है आपको पता है, कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया जाए। ठीक है, पीठासीन अधिकारी के पास ये राइट होता है स्थगन का, समझ गए। सत्रावसान का राइट किसके पास है, राज्यपाल के पास। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला है, राज्यपाल के पास, लेकिन यहाँ एक चीज रुक जाना, क्या कि पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि सत्र के बीच में भी राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, एक गलती है, समझ रहे, उस गलती को समझिएगा। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है राष्ट्रपति, यहाँ ये राष्ट्रपति नहीं है। आप लोगों के पास जो जो बुक हो जिनके पास एम लक्ष्मीकांत, वो उसे अमेंड कर लेना। यहाँ पे ये राष्ट्रपति यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, राज्यपाल आएगा, समझ गए। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये राष्ट्रपति, और यही गलतियाँ होती हैं जिसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। स्थगन की घोषणा, सत्रावसान की जो बात है वो राष्ट्रपति नहीं करता है, राज्यपाल करता है राज्य के मामलों में, राष्ट्रपति तो केंद्र के मामलों में करता है। ठीक है, स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। क्यों, क्योंकि आगे आप यहाँ देख सकते हो, राज्यपाल ही तो दिया है, सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। ठीक, तो आपको बस इतना याद रखना है। विघटन की बात है, देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ फिर से कि राज्य पे जो अधिकार होता है ना केंद्र का, वो केवल और केवल एक ही मामले पे होता है, एक क्या दो मामले पे। एक तो विदेशी संबंधों को लेकर अधिकार उसका प्रभुत्व रहता है, और दूसरा जो कि मैंने आपको बताया अभी राज्यपाल को लेकर। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बाकी ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति बार बार राज्यों में दखल कर दे, हाँ परिस्थितियां अगर कोई चेंजेस हैं तो बात अलग है। ठीक, विघटन की बात है तो एक सदन का विघटन होता है, दूसरे का हो ही नहीं सकता। समाप्ति की बात अलग है, और समाप्त करने के लिए साधारण विधेयक चाहिए। ठीक, कोरम का मतलब आप जानते हैं 110। अच्छा, मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होनी चाहिए टोटल, 1/15। ठीक है, यानी कि 15% से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सदन में मतदान आपसे नहीं पूछेगा। विधानमंडल में भाषा बिल्कुल वैसे ही, कोई भी भाषा हो, नॉर्मल भाषा भी हो, लोकल भाषा भी हो, ये विधानसभा के अध्यक्ष डिसाइड कर लेता है। मंत्रियों महाधिवक्ता के अधिकार, किसी भी सदन में आप जा सकते हो, भाग ले सकते हो, पार्टिसिपेट करते सकते हो, सुन सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। वोटिंग उसी में कर सकते हो जहाँ के आप हो, समझ गए, बिल्कुल नॉर्मल बात है, इतना तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप किसी के भी घर में जा सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सो उसी के घर में सकते हो जहाँ आपको भरोसा होता है। वरना आपको पता है, पता नहीं सोते वक्त क्या कर दे, आपको फेंक ही दे कहीं छत से नीचे। ठीक, तो आप वहाँ नहीं जा सकते हो। बात आती है विधेयक, साधारण विधेयक कैसे आता है, ये आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ा दी ना, सेम कॉमन है, कुछ भी यहाँ नहीं सोचना है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको नहीं याद रखना। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल के पास पावर होती है। ठीक है, सॉरी राज्यपाल कह रहा हूँ, विधानसभा के पास पावर होती है, और विधानसभा का अध्यक्ष ये डिसाइड करता है, राज्यपाल सिफारिश करता है उस पर। ठीक, संयुक्त बैठक बुलाई नहीं जा सकती। ठीक है, और वैसे भी संयुक्त बैठक का प्रोविजन होता ही नहीं है उसमें धन विधेयक को लेकर। संविधान संशोधन राज्य विधानमंडल में पास ही नहीं हो सकता। ठीक, और राज्यपाल को इसमें अनुमति देने की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हालांकि नीचे इंडेक्स में मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, विचार को सुरक्षित रखता है राष्ट्रपति। अब वही बात है जो मैंने आपको बताया था, है ना, धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है। ठीक, तो ये इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसका क्या मतलब है, जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकृत देगा, इसे रोक सकता है, लेकिन इसे राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, नॉर्मल को भेज सकता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि राज्यपाल भेज देता है राष्ट्रपति के पास, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक, देख लेते हैं अब दोनों के डिफरेंस क्या, संसद और राज्य विधानमंडल को लेकर साधारण विधेयक के संदर्भ में। ये संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में सेम है।
किसी मंत्री, किसी गैर सरकारी सदस्य, ये भी ऐसे ही सेम है। प्रारंभिक सदन में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है, इसमें भी यही सेम है। ये तभी पारित माना जाता है जब सदन के दोनों सदनों के संशोधन या बिना संशोधन की सहमति हो। ये तभी पारित माना जाता है जब दोनों सदन, अगर दोनों हैं तो, नहीं है तो एक ही से ठीक है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो जाए तो इसके लिए क्या होता है, एक तरीके की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक, पारित विधेयक को अस्वीकार या संशोधन प्रस्तावित के तो पहले सदन तो 6 माह तक विधेयक को पारित ना करे, ठीक, तो हम संयुक्त बैठक यहाँ बुला सकते हैं, लेकिन इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं है। यानी कि साधारण विधेयक में भी यहाँ पे संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं है। और एक और अंतर देखना, यहाँ 6 महीने है, ठीक, यहाँ पे कितना है, प्रस्तावित ना करे तो 3 माह तक विधेयक को पारित ना करे तो ये माना जाता है। शुरू में 2 होता है और लास्ट में 1 होता है, तो ये 3 महीने का होता है यहाँ पे, यहाँ 6 का। बस ये डिफरेंस याद रखना। दूसरा डिफरेंस ये याद रखना कि यहाँ संयुक्त बैठक नहीं है, जबकि संसद में संयुक्त बैठक होती है। ठीक, यानी कि संयुक्त बैठक इसमें किसी में भी नहीं होती है। ठीक, फिर बात आती है यहाँ पे क्या, कि लोकसभा दूसरी बार अगर विधेयक को पारित करके राज्यसभा पर भेजे और फिर वहाँ से वो जाए तो संयुक्त बैठक हो जाती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो वो प्रोविजन ही नहीं है, समझ गए। विधानसभा विधेयक पास कराएं, विधान परिषद की अभिभावी हो सकती है। एक विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर परिषद को भेजा जाता है, तो वही बात है, पहले 1 माह तक पारित न करे फिर उसी रूप में पारित माना जाएगा, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको यहाँ याद नहीं रखना है। किसी विधेयक पर गतिरोध के समाधान के लिए चाहे राज्यसभा से लोकसभा संयुक्त बैठक, वही रिपीट किया जा रहा, आपको नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक, दूसरी बार विधेयक, मतलब ये उल्टा सीधा दे दिया यहाँ पे इंडेक्स, सही से इसने बनाया नहीं है, यहाँ कुछ और दे दिया, यहाँ कुछ और दे दिया, आप मत याद रखिए। ठीक है, मैंने तो आपको बस यही बता दिया कि संयुक्त बैठक का यहाँ प्रोविजन नहीं है, यहाँ 3 महीने अधिकतम विधेयक है, वहाँ पे 6 महीने है। इतनी बातें आपको याद रखनी, बाकी सब कॉमन चीज़ें थी। ठीक, धन विधेयक की अगर हम बात करें, धन विधेयक के संदर्भ में क्या प्रोविजन है, तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल प्रोविजन है, वही कि लोकसभा में ही लाया जा सकता है, विधानसभा में ही लाया जा सकता है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद, राज्यपाल की सिफारिश के बाद केवल एक मंत्री यानी कि सरकारी हो सकता है, इसमें भी केवल एक मंत्री सरकारी हो सकता है, मतलब गैर सरकारी नहीं हो सकता। राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, विधान परिषद संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मान सकती, नहीं भी मान सकती, यहाँ भी ऐसे ही होता है। किसी सिफारिश को स्वीकार कर ले परिवर्तित माना जाएगा, यहाँ पे भी ऐसी बात है। सिफारिश को न माने तो दोनों सदनों से मूल रूप से पारित माना जाएगा, यहाँ पे भी यही बात है। यानी कोई याद ही नहीं करना है कुछ भी। 14 दिन की बात है, यहाँ पे भी 14 दिन की बात है। अब होता है ना, बच्चे इसको रटते हैं, क्यों भाई रटते हो, जब आपने इतनी बार पढ़ रखा है। और यही फालतू की चीज़ें रट रट के दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का। दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है, और ना ही इसमें किसी प्रकार का प्रोविजन है। ठीक, बाकी आपको नहीं याद रखना है। विधानसभा से क्या समानता है विधान परिषद की, साधारण विधेयकों पर दोनों को राइट प्राप्त है। जैसे वहाँ पढ़ते हो ना, लोकसभा और राज्यसभा को लेकर, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति को लेकर समान है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के चयन को लेकर समान है। मतलब ऐसा नहीं है कि मंत्री जो बनाए जाएंगे केवल लोकसभा से या विधानसभा से ही होंगे, विधान परिषद से भी बनाए जा सकते हैं। ठीक, जो संवैधानिक निकाय हैं, चाहे राज्य वित्त आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, इन सब की रिपोर्ट पर भी ये विचार करती है। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में भी ये वृद्धि करती है। इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, चलिए अब बात आती है विधानसभा से असमानता क्या है। बिल्कुल वही बात है, देखो बार बार आपको घुमा घुमा के ना दिमाग ये पका रहा है कि वित्त विधेयक से विधानसभा में ला जाएगा। ठीक है भाई, विधान परिषद वित्त विधेयक में संशोधन भी नहीं कर सकती, पता है भाई। विधानसभा परिषद की सिफारिशों को स्वीकार अस्वीकार कर सकती, पता है। ये भी कोई वित्त विधेयक है या नहीं, ये भी डिसीजन अध्यक्ष करता है, पता है भाई। कितनी बार पूछोगे। हाँ, साधारण विधेयक को पास कराने का अंतिम अधिकार केवल विधानसभा को ही है, ये बात याद रखना। हालांकि दोनों के पावर सेम होते हैं, लेकिन लास्ट राइट उन्हीं के पास होता है। कुछ मामलों में इसे अधिकतम 4 माह तक रोक सकते हैं, लेकिन पहले में 3 माह, ठीक है, दूसरी बार में 1 माह। अच्छा, मैंने वहाँ पे शायद एक मिस्टेक कर दी, 2+1 माह बोल दिया, तो उसको आप थोड़ा एडिट कर लीजिएगा कि वहाँ पे 2+1 नहीं है, वहाँ पे 3+1 आएगा। ठीक है, 3 माह वहाँ पे नॉर्मल है और अधिकतम वहाँ पे कितना है, 4 माह। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा साधारण विधेयक को लेकर। परिषद बजट पर सिर्फ बहस कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांग पर मत नहीं कर सकती। परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। सिंपल सी बात है, मतलब परिषद के पास ये राइट नहीं होता। परिषद का मतलब विधान परिषद, ठीक, मंत्रिपरिषद दिमाग यहाँ मत लगाना, विधान परिषद की बात हो रही। इतनी बातें हो गई, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रतिनिधि के चुनाव में भाग नहीं लेती। ऑलरेडी आप ये चीज़ पढ़ चुके थे,
फिर से थोड़ा ना पढ़ाने की ज़रूरत है। संविधान संशोधन विधेयक में इसकी कोई भूमिका नहीं है, पहले तो होते ही नहीं है तो भूमिका क्या होगी। अंततः परिषद का अस्तित्व विधान परिषद पर निर्भर करता है, वही बात आ गई ना, विधानसभा की सिफारिश विधानसभा पर ही निर्भर करता है। मतलब विधानसभा अगर सिफारिश कर दे तो संसद परिषद को समाप्त भी कर सकती है, जैसे जगन मोहन रेड्डी साहब सोच रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, वो क्या है, वो ये है कि सभा की तुलना में परिषद की शक्तियाँ लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियों के मुकाबले कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को केवल वित्तीय मामलों को छोड़कर लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं, जबकि परिषद को हर मामले में विधानसभा के अधीन ही रखा गया। कहने का क्या मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर पावर की हम बात करें तो बस एक ही चीज़ पर राज्यसभा थोड़ी कमज़ोर नज़र आती, वो है धन विधेयक या वित्त से रिलेटेड इशूज़ को लेकर, अनुदान की मांगों को लेकर। जबकि विधान सब परिषद में क्या होता है, हर एक लेवल पे कमज़ोर है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो साधारण विधेयक में भी कमज़ोर है, ठीक है, स्वीकार एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये मतलब हर एक चीज़ में कमजोरी नज़र आती है। ठीक, जैसे भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति में जबकि विधानसभा भाग लेती है। तो ये बातें बस आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार क्या हैं? वही बात है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते, जो कि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। सामूहिक विशेषाधिकार आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी। व्यक्तिगत विशेषाधिकार मतलब वही 40 दिन पहले आपराधिक मामलों से छूट होती। इन न्यूमेरिक नंबर पे हो सकता है पूछ ले आपसे कि 40 था कि 50 था, 100 था कि 60 था। देख लीजिए बस कि उन्हें सदन के चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है सदस्य को। यह छूट केवल सिविल मामले में है, आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध मामलों में नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ना, उत्तर प्रदेश में एक केस हुआ था, क्या नाम था उसका, कुलदीप सेंगर, ठीक है ना, महिला को लेकर आया था उसमें केस, रेप पीड़िता थी कि उसके साथ मतलब इन लोगों ने गलत काम किया है, तो उसी चीज़ को लेकर था। तो हालांकि 40 दिन बाद ही ये सब हुआ था, तो इसीलिए उनको वो किया गया और फिर उनको इस्तीफा भी देना पड़ा, आज शायद जेल में है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। राज्य विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो आपको पता है। अब यहाँ सीटें देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि विधानसभा में सदस्य कितने हैं, विधान परिषद में कितने हैं। ठीक, तो आंध्र प्रदेश में देख सकते हो आप कितने हैं, 175 हैं। ठीक है, यहाँ पे रुकिए एक मिनट, हाँ, आंध्र प्रदेश में 175 हैं, अरुणाचल में 60 हैं, असम में 126 हैं, बिहार में 243 हैं। तो आपको क्या करना, बिहार का याद कर लीजिए, असम का याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विधान परिषद यहाँ पे तो है नहीं, आंध्र प्रदेश में है तो वहाँ पे 50 हैं। ठीक, तो आपको यहाँ याद नहीं रखना है। हरियाणा को आपको याद नहीं रखना, गुजरात को आपको याद नहीं रखना, झारखंड को आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, कर्नाटक का याद कर लीजिए 224 हैं। ठीक, केरल का नहीं याद रखना, मध्य प्रदेश का देख लीजिए 230 हैं, चर्चा क्योंकि पिछले साल ही चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र का याद रखिए 288 हैं, मणिपुर का मत याद रखिए, मेघालय का मत याद रखिए। ठीक है, मिजोरम का भी मत याद रखिए, नागालैंड का भी मत रखिए, उड़ीसा के भी मत रखिए, पंजाब का याद कर लीजिए, अगले वर्ष चुनाव है, 117 हैं। राजस्थान का याद रखिए, सरकार चेंज हुई है, 200। सिक्किम का याद रखिए 32 हैं, तमिलनाडु का 234 हैं, उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, अगले वर्ष चुनाव ही हैं। ठीक, तो 403 है। ठीक, तेलंगाना 119 याद नहीं रखना है, पश्चिम बंगाल याद रखिए 294 सीटें हैं। ठीक है, दीदी वो दीदी है ना, मोदी जी बोलते थे ना यही कि आप 200 भी पार नहीं कर पाओगी। हो गया, खेला हो गया। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं आप देख सकते हो। दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी, 70 हैं, पुडुचेरी में 30 हैं। ठीक है, अभी पुडुचेरी में चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर में 83 हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे और कुछ नहीं याद रखना है बाकी स्टेट की। ठीक, क्योंकि वहाँ पे तो है ही नहीं, 3 ही में तो विधानसभा है, समझ गए। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये 19 का मतलब होता है कि 2019 में अमेंड किया गया। ठीक, अब बात आती है उच्च न्यायालय की। जैसे हमने वहाँ उच्चतम न्यायालय पढ़ा, सेम टू सेम ये उच्च न्यायालय है, और यहाँ पे भी वही प्रोसेस जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था है। मतलब ऊपर क्या होगा, हाई सुप्रीम कोर्ट होगा, नीचे क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। ठीक, तो इस चीज़ को आपको बस यहाँ ध्यान में रखना है और बस अपने आप को यहाँ समझ लेना है। अच्छा, एक बात बता दीजिए मुझे, क्या पूरे देश में जो उच्च न्यायालय हैं सब जगह सेम होगा या अलग अलग होंगे? जैसे अभी आपने राज्य विधानमंडल पढ़ा ना, तो राज्य विधानमंडल की खूबसूरती क्या है कि हर जगह अलग अलग हैं न्यायाधीश। तो क्या इसमें भी यही चीज़ होगा क्या कि सब जगह अलग अलग लोग होंगे, कहीं पे जज ज़्यादा होंगे, कहीं पे जज कम होंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, सेम है। ठीक है,
अंतर बस क्या होगा, अंतर ये होता है कि सभी राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 हैं, तो आप ये बस याद रखना। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, हालांकि पूछेगा तो गलत मत कराना कि हाँ सर सब जगह अलग अलग नियुक्तियों के प्रावधान है। नहीं, नियुक्तियों का प्रावधान सब जगह एक ही है, बस अंतर ये है कि गठन को लेकर सभी राज्यों में इनका गठन नहीं हुआ है। कहीं पर एक राज्य को केंद्रित करके हुआ, कहीं 2 को, कहीं 3 को, ठीक है। तो अभी हम आपको बता देंगे, आप समझ जाएंगे पूरी तरीके से, इतनी बातें पता हैं। तो देख लीजिए, भारत की एकल समेकित न्याय व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे है और इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, ठीक है। फिर बात आती, भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में पहली बार हुआ, जो कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के संदर्भ में। 1862 में कौन था उस समय बताइए? कैनिंग साहब थे। 1861 का नियम आता है ना, आप पढ़ते हो ना, जिसमें विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, यानी कि शक्तियाँ फिर से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को दे दिया जाता है, तो उसी से रिलेटेड है। चौथा उच्च न्यायालय का गठन हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। मतलब जो प्रोविंस के जो हाई कोर्ट्स होते थे वो स्टेट के हाई कोर्ट बन गए। स्टेट का मतलब जो वर्तमान में जिनको हम राज्य कहते हैं, पॉलिटी वाला राज्य नहीं, राज्य वाला राज्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब का। तो देख लेते हैं, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि संसद को ये राइट है, ध्यान देना, संसद को, ना कि राज्य विधानमंडल को, ना कि राष्ट्रपति को, ना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। ये ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत घुमाता है कि संसद साहब नहीं था, राज्य का विधानमंडल था, संसद साहब नहीं था, प्रधानमंत्री था, संसद नहीं था साहब, राष्ट्रपति था। आप कहोगे बिल्कुल साहब गलत, सिर्फ संसद था, ठीक है। संसद को ये राइट मिलता है कि वह किसी भी राज्य में 1 या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय का गठन कर सके, ठीक है। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में स्टेट कितने हैं? 28 हैं। यूटीज कितनी है? 9 है। तो आप समझ सकते हो कि सब में तो नहीं होगा। उनमें से केवल 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि केवल भारत में 5 न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है, तो आप कहेंगे नहीं साहब गलत आप बोल रहे हो, 3 उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक है, ठीक। 9 संघ शासित क्षेत्रों में से केवल दिल्ली का अपना एक अलग से हाई कोर्ट है। आप देखते हो इस समय कैसी दिल्ली हाई कोर्ट तल्ख स्वरों में केंद्र सरकार से बात करती है, ठीक। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के लिए एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ सोचना ही नहीं है। संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कर सकती है, किसी संघराज क्षेत्र में कर सकती है, किसी संघराज क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर भी कर सकती है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है, यानी कि सब कुछ संसद के अधीन ही है। संरचना क्या होती है? सिंपल सी बात है वही कि प्रत्येक उच्च न्यायालय चाहे वो अन्यन हो या साझा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करे, ना कि संसद, ठीक है। अन्यन का मतलब क्या होता है? अन्यन का मतलब होता है कि एक के अलावा अन्य कोई, ठीक। मतलब किसी उच्च न्यायालय को मान लो कहीं पे गठन किया गया है, 2 राज्यों को मिलाकर बनाया गया, 3 राज्यों को मिलाकर बनाया गया, तो ये डिपेंड करता है वहाँ से, ठीक। इससे ज़्यादा आपको यहाँ नहीं याद रखना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या राज्यपाल के द्वारा की जाती? नहीं साहब, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। एक बात और याद रखना, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, ठीक। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का गठन किया जाता है। इतनी बातें आप समझ गए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल से परामर्श लेता है, आपको नहीं याद रखना है। NJEC के बारे में आप पढ़ चुके थे, कॉलेजियम सिस्टम आप पढ़ चुके थे, तो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, सेम टू सेम वही था। योग्यता क्या होनी चाहिए? मैंने आपको एक बात वहाँ बताई थी, क्या कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 5 वर्ष का न्यायिककार हो और 10 वर्ष का वकील हो। लेकिन मैंने ये भी वहाँ पे बता दिया था कि जब हाई कोर्ट्स आप पढ़ते हो तो वहाँ दोनों 10-10 वर्ष हों, ठीक है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। क्या न्यूनतम आयु होगी? नहीं होगी भाई, इसमें भी, ठीक है। तो ये बातें आपको पता हो गई। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है, जैसे उच्चतम की नहीं है। अब आप देख रहे हो ना कि सिर्फ न्यूमेरिक चेंज हो रहा है, बाकी भाषा, लैंग्वेज सब कुछ वही है। आपको सिनॉप्सिस कायदे से ऐसे ही बनाने चाहिए। हालांकि कभी आपको देंगे, मतलब जब प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज 2.0 शुरू होगी ना, खासतौर पे
19 नवंबर से, तो वहाँ हम आपको सबके सिनॉप्सिस भी प्रोवाइड कराएंगे। तब तक ये सारी चीज़, क्योंकि अभी तो हम सब देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा हमारे पास टाइम है जो आपको हम इतना सब करा दे रहे हैं, ठीक है। कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान में उच्चतम न्यायालय के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रोविजन नहीं। जैसे हम वहाँ पे देखते हैं ना कि उच्चतम न्यायालय में कौन होना चाहिए, प्रख्यात ज्यूरिस्ट होना चाहिए, मतलब उनका न्यायविद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को भाई सलाह देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। शपथ किसके सामने लेगा? राष्ट्रपति के सामने नहीं साहब, ये शपथ लेगा किसके सामने? राज्य के राज्यपाल के, ठीक है। तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। बाकी आपको ये नहीं याद रखना सच्ची श्रद्धा, क्योंकि आपको थोड़ा ना बनना है। वेतन इंपॉर्टेंट है लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश और पेंशन को समय समय पर संसद निर्धारित करती है। लेकिन यहाँ पे एक अंतर है, इसने डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया है। आपको पता होना चाहिए कि इनका वेतन वगैरह सब तो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, लेकिन जो इनकी पेंशन होती है ना, वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है इनको केंद्र से। हालांकि इतना डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने किसी अदर बुक में कवर किया था उससे। कार्यकाल क्या है, निष्कासन क्या है, स्थानांतरण क्या है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 62 वर्ष की आयु तक पद पे बना रह सकता है। वो कितने वर्ष तक था उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश? 65 वर्ष, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना क्योंकि संविधान में कार्यकाल निर्धारण किया ही नहीं गया है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति से हटा सकता है, ठीक है। अब वही बात है, इसे हटाने के लिए प्रोविजंस लाना चाहिए उसी तरीके का, क्लियर। न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाएगा? राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित किसी प्रस्ताव के आधार पर लाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है यहाँ पे। बाकी आपको यहाँ कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलना यहाँ पे आवश्यक होता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है। 100 सदस्यों के संदर्भ में, हाँ यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि यहाँ पे जो न्यायाधीशों को हटाने की बात है ना, राज्य विधानमंडल को पावर यहाँ पे नहीं दिया गया है, समझना। राज्य विधानमंडल को हटाने का पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि नियुक्त करने का पावर तो राष्ट्रपति को, तो हटाने का पावर राज्य विधानमंडल को नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य विधानमंडल इसे नहीं हटा सकता है, राष्ट्रपति इसे हटाता है, वो भी संसद में। कन्नन गोपीनाथ के बारे में, सॉरी कन्नन गोपीनाथ मैं क्यों बार बार बोला हूँ, कन्नन नाम का कोई एक व्यक्ति था, शायद तमिलनाडु, या आप देख लीजिएगा नाम में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कन्नन गोपीनाथन का तो ये IAS ऑफिसर रहे हैं, मैं उनका शायद उस दिन भी मैं बोल गया था धोखे में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोई है कन्नन टाइप का व्यक्ति, तो वो जज थे, तो उनके ऊपर ये महाभियोग आया था। हालांकि कभी भी आज तक महाभियोग लग नहीं पाया है, तो आपको बस वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। 100 सदस्यों की ज़रूरत है, लोकसभा में 50, राज्यसभा में, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। बाकी आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अध्यक्ष और सभापति इस चीज़ को स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे ध्यान देना नहीं है। आज तक उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया। न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति कहीं पे कर सकता है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, ठीक है। बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना कुछ भी। फिर बात आती है अतिरिक्त न्यायाधीश, तो अस्थायी रूप से मतलब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा इन चीज़ों से, ठीक। स्वतंत्रता का मतलब वही है, निश्चित सेवा शर्तें, यहाँ पे आपको मिलेगा वेतन को लेकर। निश्चित सेवा शर्तें मतलब इतने समय तक रहेंगे, संसद डिसाइड करती है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना क्या है, न्यायाधीश एवं स्टाफ के वेतन एवं भत्ते, पेंशन, उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्चा राज्य की संचित निधि पर भारी होता है, ठीक। लेकिन इस पे कोई मतदान नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि पर होती है। देखो काफ़ी हाईलाइट करके दिया है ना, वहाँ देखो नहीं दिया था, लेकिन यहाँ दिया है, समझ गए। सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर प्रतिबंध है, सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट में वो नहीं कर सकता, लेकिन उससे ऊपर जाके वो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। बाकी आपको नहीं याद रखना है, जबकि वहाँ पे तो कोई प्रोविजन ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के लेकर, ठीक है। फिर बात आती है क्या, ये भी नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है। इसके पास भी संविधान की व्याख्या करने का लेकिन अधिकार नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान देना, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। यही चीज़ यहाँ पे दी है कि बारे में विस्तृत उपबंध इसके संदर्भ में नहीं किए गए, समझ गए। ये राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है, या नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षा होता है। इसके पास संविधान, अच्छा रुकिए एक मिनट रुकिए, यहाँ पे
उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी व्यापक प्रभावी शक्तियां दी गई हैं। ये राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है, फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है और संविधान की व्याख्या भी कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी एक वर्डिक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था, खासतौर पर आपने देखा होगा हरासमेंट को लेकर, खासतौर पर उस पर आया था किस चीज़ को लेकर कि किस चीज़ को हम एक तरीके से फिजिकली टच की संज्ञा देंगे या नहीं देंगे, या बैड मैनर्स कौन से होते हैं, गुड मैनर्स कौन से होते हैं। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसे डिफाइन किया कि वास्तव में बैड मैनर्स क्या होते हैं, गुड मैनर्स क्या होते हैं। मतलब उसमें काफ़ी गंदी टाइप की टिप्पणी आई थी कि इस चीज़ को, बॉडी के अगर हम पार्ट्स को टच करते हैं, फिजिकली अटैच नहीं होते तो वो एक तरीके का रेप नहीं होता है। मतलब ऐसे पता नहीं कैसे उन्होंने दे दिया था। बाद में उनकी काफ़ी तीखी आलोचना हुई थी उन जस्टिस साहब की, ठीक है, जज साहब की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार ये है, लेकिन अंतिम संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है, उच्चतम न्यायालय। ये अंतर होता है, मतलब अंतिम व्याख्याकार ये नहीं है। अंतिम व्याख्याकार अगर यहाँ पे लाइन दे देगा ना तो गलत हो जाएगा। वही मैं सोच रहा था कि मिस्टेक हो कहाँ रही है। अंतिम व्याख्याकार उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, ये केवल व्याख्याकार है। समझ गए। फिर बात आती है संविधान में उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तृत उपबंध नहीं किया गया है, जैसा कि वहाँ था। संसद और राज्य विधानमंडल को उच्च न्यायालय की शक्तियाँ न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार है। ठीक, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसमें क्या आता है। अब यहाँ ध्यान देखना, प्रारंभिक हो या मूल हो, दोनों एक ही वर्ड है। अब यहाँ पे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे वो वाली बात आ सकती है जो हमने वहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ी थी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद, ठीक है, केंद्र या 2 या अन्य राज्यों के मध्य विवाद। तो आप समझ सकते नहीं आ सकती यहाँ पे, ठीक। लेकिन आ क्या सकता उसे देख लीजिए। उच्च न्यायालय के विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए करने का अधिकार है। कौन कौन से हैं, अधिकारिता का मामला व न्यायालय की अवमानना, संसद सदस्यों राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित विवाद, राज्य मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में, नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन को लेकर। ये ध्यान देना कि इसमें नागरिकों का मूल अधिकार आता है प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत, वहाँ पे नहीं आता है, ठीक। संविधान की व्याख्या के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय से जो स्थानांतरित मामले हैं, बाकी 4 उच्च न्यायालय को मूल नागरिक क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना। रिट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे पढ़ाने की इतनी आवश्यकता है नहीं कि परमादेश क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है, प्रस्तेत क्या होता है। और आपको ये भी पता है कि उच्च न्यायालय के पास रिट का राइट काफ़ी ज़्यादा व्यापक है अपेक्षाकृत उच्चतम न्यायालय की। ये आप पढ़ चुके हैं तो बताने की ज़रूरत है नहीं। अपीली का मतलब क्या होता है कि दोनों तरह की अपील की जा सकती है, सिविल और आपराधिक। मतलब नीचे के जिला या सेशन जज, सेशन कोर्ट से ऊपर आप अपील कर सकते हैं। दीवानी का क्या मतलब होता है आपको अच्छे से पता है। आपराधिक मामलों का क्या मतलब होता है ये भी पता, आपसे नहीं पूछेगा तो पढ़ना नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि अपने वर्डिक्ट को लिपिबद्ध करके रख दे फैसले कार्रवाई को आगे के लिए, ताकि जो इसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो उनको फॉलो कर सके। आप एक चीज़ देखना हमेशा, जब भी कोई जज वर्डिक्ट देता है ना तो वहाँ पे क्या देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फला अपने केस में ये बात कही थी इसलिए हम ये डिसीजन दे रहे हैं। वो अभिलेख उसी को बोलते हैं कि उसने उस चीज़ को बेस बनाया और ऐसे कह दिया। जैसे सिंपल सी बात है, अभी हम आपको जो पढ़ा रहे तो बुक को ही तो रेफरेंस में लेके पढ़ा रहे। अब आप में से कई सारे बच्चे, जैसे वहाँ राष्ट्रपति आ गया था, राज्यपाल होना चाहिए था, ठीक। अब वहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर हम वहाँ पे पता ना हो किसी अन्य बुक का रेफरल तो हम वहाँ गलत कर देंगे, तो उसको अभिलेख न्यायालय नहीं कहेंगे। मतलब हम अभिलेख न्यायालय को अमेंड भी कर सकते हैं किसी ऑथेंटिक बुक से। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। क्या न्यायालय की अवमानना के पद को संविधान में परिभाषित किया गया है? तो नहीं किया गया, आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। अभिलेख न्यायालय के लिए वही बात है, समीक्षा सुधार की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। वही बात है, न्यायिक समीक्षा जिसको बोलते हैं ना, वही न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। पुनर्विलोकन और समीक्षा एक ही वर्ड है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। तो क्या करेगी ये कि एक तरीके से चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या राज्य विधानमंडल, वो अपना कोई कानून बनाते हैं तो उसकी संवैधानिकता की जांच की जाती है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट तो नहीं है, और देखते हैं अगर अगेंस्ट है तो उसे समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारा नया टॉपिक ट्रिब्यूनल्स के बारे में, अभिकरण के बारे में।
तो मूल संविधान में अभिकरणों की बात नहीं की गई है। अभिकरण का मतलब क्या होता है? अभिकरण को आप ऐसे समझिए कि किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के इश्यूज को निपटाना। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपका किसी से ब्रेकअप हो गया, सपोज कीजिए, ठीक है। तो वैसे भी देश में इतने सारे केसेस चल रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि हमारा केस का जल्दी से जल्दी निपटारा हो, ठीक। तो हो ये सकता है कि आप दोनों के लिए, ठीक, ब्रेकअप नाम के एक ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जाए, ठीक है, कि फला वर्सेस फला के संदर्भ में हम ये ट्रिब्यूनल का गठन करते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि समझौते के द्वारा जो डिसीजन आएगा उसे आपको मानना पड़ेगा। हाँ, अगर संवैधानिकता की कोई बात नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर संवैधानिकता की बात नहीं है तो आपको उनकी बातों को मानना पड़ेगा। उसको ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप कई बार सेबी में देखते होंगे, कई बार आप नदियों को देखते होंगे, कावेरी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद, गंगा नदी जल विवाद, ठीक है, नर्मदा को, तापी को, या केन नदी जल विवाद। तो ये सब क्या है? ये एक तरीके के ट्रिब्यूनल गठित किए जाते हैं उन्हीं दो स्टेट से रिलेटेड। अलग तरीके से दो जजों को बुलाकर कह दिया कि भाई आप इनकी बातें सुन लीजिए, ठीक है, वो होता है ट्रिब्यूनल, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस आपको बताने के लिए हम ये पढ़ा दे रहे हैं। हालांकि इस पर क्वेश्चन आता नहीं कभी भी, लेकिन वही होता है ना कि कुछ चीज़ें होती, टॉपिक कवर कराने चाहिए। संसद को ये राइट है कि वो केंद्र व राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा से संबंधित सुलझाने के लिए प्रशासनिक अभिकरण का गठन कर सके। समझ गए? ऐसे ही केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण, कैट का एग्जाम आप देते हो ना, तो वही चीज़ आप देख सकते हो कि कैट का गठन कर सकते हैं, ठीक। बाकी आपको यहाँ याद रखने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं, आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए याद मत रखिए इन चीज़ों को, ठीक है। कैट जो होता है केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कानून की प्रक्रियाओं से बाध नहीं है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे काम करता है। आपसे क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं, ठीक। 50 रुपये देने पड़ते हैं, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो न्याय क्षेत्र असंवैधानिक है। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है, ठीक है। केवल उच्चतम न्यायालय में दी जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं। मतलब अधिकरण जो कैट का जो आदेश आएगा ना, उसके खिलाफ अगर कहीं याचिका आप देने जाएंगे तो केवल सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं, वहाँ की हाई कोर्ट को नहीं दे सकते, ठीक है। बाकी आपको ये नहीं याद रखना है कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं, आपसे नहीं पूछेगा। देखो बहुत सारी चीज़ें पूछनी होती हैं, करंट को भी यूपीएससी देखना होता है। 100 क्वेश्चन में आपको हर एक चीज़ उसको मेंशन करना है, तो फालतू के टॉपिक थोड़ा ना पूछेगा, तो ऑप्शनल वालों का हो जाता है, ठीक। अब कुछ बेसिक देख लेते हैं। कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय जिनको कहते हैं, जो उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, जैसे जिला न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति कौन करता है ये बस पता होना चाहिए। राज्यपाल करता है, बस। इससे ज़्यादा आपको यहाँ कुछ नहीं याद रखना, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो याद मत रखिए, ठीक है, याद नहीं रखना है। ये बस इंडेक्स देख लो जो मैं बोल रहा था। उच्च न्यायालय के नीचे जिला व सत्र न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो दीवानी फौजदारी दोनों को सुनते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ याद ही नहीं रखना है। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है नालसा को लेकर, ठीक है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, यानी कि एक तरीके से फ्री एड प्रोवाइड कराई जाती है। अब आपसे नहीं पूछेगा, अब आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है नहीं कुछ। अब बात आती है लोक अदालत की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे यूपीएससी आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुकी है और आगे भी आपसे इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं आखिरकार लोक अदालत होती क्या है। तो लोक अदालत एक फोरम है जहां वे मामले सुने जाते हैं जो न्यायालय में लंबित हैं अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए, यानी कि न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए। इसकी 2 कंडीशन है, ये बातें आपको याद रखना है क्योंकि आगे आपको इसी से संबंधित क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं, यानी कि दोनों पक्षों के बीच एक तरीके से कोऑपरेट करके इन विवादों का समाधान निकाला जाता है, ठीक। ये किससे संबंधित है? गांधीवादी दर्शन से संबंधित है। आपसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन इस पे जो पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि क्या लोक अदालत में केवल दीवानी न्यायालय होते हैं? तो नहीं, दीवानी व आपराधिक कहें या फौजदारी दोनों यहाँ पे निपटाए जाते हैं, ठीक है। पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात में गठन हुई। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहली लोक अदालत का गठन हुआ था आज़ादी के बाद ही? तो नहीं साहब, 1982 में हुआ था, ठीक है। नालसा एक्ट के अंतर्गत इसे कई सारे प्रोविजन प्राप्त होते हैं और यहाँ पे सारी फ्री चीज़ें होती हैं, ठीक। फिर इम्पोर्टेंट जो बात आती है कि लोक अदालत को अधिकार क्या प्राप्त है, ठीक। तो पहला तो इसे ये है कि जो भी मामला किसी न्यायालय में लंबित हो उसकी ये सुनवाई कर सकता है। कोई मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है लोक अदालत के समझ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ये लाइन गलत यहाँ पे प्रिंट कर दी गई है
यहाँ का जैसे इसको ये बताना चाहिए कि कौन कौन से मामले आते हैं। ठीक, तो दो ही टाइप के मामले आते हैं, एक तो जो न्यायालय में लंबित हो और दूसरा जो अभी तक न्यायालय में दाखिल ही ना हुए हों, वो मामले लोक अदालत के अंतर्गत आते हैं। और वो मामला लोक अदालत में नहीं आएगा जो किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता हो, मतलब जो किसी न्यायालय में सुनवाई चल रही हो, वो मामला यहाँ पे नहीं लाया जा सकता है। यानी कि दो जगह आप सुनवाई एक साथ नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझना, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्योंकि ये लाइन काफ़ी गलत दी हुई है, तो आपको ये लाइन याद रखनी कि ये लाइन साहब यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे दूसरी लाइन आएगी कि वो मामले जो अभी तक न्यायालय में गए ही नहीं हैं। ठीक, यानी कि जो गए नहीं वो भी आएंगे, और जो एक तरीके से लंबित पड़े हैं, जिन पर अभी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो रही है, वो भी आएंगे। लेकिन वो नहीं आएंगे जिन पर अभी सुनवाई चल रही है, मतलब जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप समझ जाइएगा इस चीज़ को। इस लाइन का मतलब यही है कि जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो लोक अदालत में नहीं आएंगे। लोक अदालत अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, केवल न्यायालय में लंबित मामलों को ही नहीं बल्कि उन मामलों का भी निपटारा कर सकती है जो न्यायालय में अभी नहीं पहुँचे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आपको अच्छे से पता है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब इसमें यही बात है क्या कि लोक अदालत उन मामलों में कोई न्यायाधिकार नहीं होगा जो किसी ऐसे अपराध से जुड़े जो किसी कानून के अंतर्गत समाधेय मतलब कंपाउंडेबल नहीं है। दूसरे शब्दों में बीते अपराध जो गैर समाधेय मतलब जो समझौते के द्वारा सॉल्व नहीं हो सकते। जैसे एक तरीके से आप क्रिमिनल केसेस में आप देखते होगे ना, जैसे रेप का केस हो गया या किसी अन्य तरीके का केस हो गया। अधिकांश देखो लोक अदालत में जो केस सॉल्व होते हैं ना, वो दीवानी के होते हैं, वो भी छोटे मोटे, जैसे किसी को टैक्स कोई पे करना है, कोई पेनाल्टी है, उससे रिलेटेड। बाकी बड़े मामले जैसे इसमें एक कंडीशन ये भी आती है, 2 करोड़ से ऊपर के जो होते हैं केसेस वो लोक अदालत में नहीं लिए जाते हैं। हालांकि इतना डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स में ऑलरेडी हमने आपको ये चीज़ पढ़ा दी थी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद करने की या पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आपसे नहीं पूछेगा। अब वही बात है कैसे काम करती, तो सिविल कोर्ट की तरह करती। इसका जो फैसला होता है वो अंतिम है, उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। और एक और बात, वो बाध्यकारी है। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अपील को लेकर। अपील का मतलब ये है कि लोक अदालत के फैसले को किसी अन्य लोक अदालत में आप चुनौती नहीं दे सकते, या लोक अदालत के फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, आप हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो, लेकिन लोक अदालत के फैसले को नहीं ले जा सकते। तो फिर क्या मतलब हुआ, एक और मतलब ये भी होता है कि आपको मान लो लोक अदालत का फैसला आया तो आपको उसे मानना ही पड़ेगा। एक तो आप गए ही क्यों लोक अदालत, ठीक है, समझौते से ही होता है वहाँ पे कि अच्छा आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हाँ करना चाहते हैं, आपने फीस जमा कर दी। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप कोचिंग वाले से कहोगे कि वो पैसा आपका वापस करे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। अब यहाँ दूसरी जो कंडीशन मैं बताना चाह रहा वो क्या होती है, वो ये होती है कि मान लीजिए लोक अदालत के फैसला आपके पास आया, आपको नहीं मंजूर है, ठीक, तो आप फिर जीरो से शुरू कर सकते हैं किसी कोर्ट में उस केस को, समझ गए, ये हो सकता है। तो आपको ये बातें यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी लाभ क्या हैं ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि खर्चीला काम है, स्थायी लोक अदालत, इस पर भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। परिवार न्यायालय के संदर्भ में, परिवार न्यायालय 1984 आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा क्या होता है। हाँ, ग्राम न्यायालय पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको आप एक बार बस देख लीजिए। तो परिवार न्यायालय के 1-2 पॉइंट क्या है कि प्रथमतः किसी पारिवारिक, बिल्कुल नहीं पूछना है, ये केवल एक अपील का अधिकार देता है जो उच्च न्यायालय में की जा सकती है, नहीं पढ़ना है। ग्राम न्यायालय पे जानते क्वेश्चन क्या आता है कि ग्राम न्यायालय केवल दीवानी के मामले सुनता है, नहीं साहब, ये दोनों मामलों की सुनवाई कर सकता है, ठीक है, दीवानी और फौजदारी दोनों केसेस की सुनवाई कर सकता है, ठीक। ग्राम न्यायालय प्रत्येक पंचायत के लिए स्थापित किया जाता है, ठीक है। ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट है, मतलब अलग अलग जगह पे लगता है ना, आप पंचायतों को देखते होंगे। ये फौजदारी और दीवानी दोनों शक्तियों का उपभोग करता है, एक तरीके जैसे खाप पंचायत आप देखते हो, हालांकि खाप तो बहुत ही खौफनाक होती है, ठीक। ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत नियमावली से बना नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे काम करता है, अगर उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया। फौजदारी मामलों में अपील 17 दिन न्यायालय में प्रस्तुत होगी, मतलब सत्र न्यायाधीश में आप अपील उसकी कर सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है।
दीवानी मामलों में अपील जिला न्यायालय में दाखिल होगी, मतलब दीवानी मामलों में जिला न्यायालय में जाओगे, फौजदारी के मामलों में सत्र न्यायाधीश में। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, 6 माह की अवधि के अंदर करना होता है आपको, बस। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में राज्य अधिकारियों को ये राइट प्राप्त है कि वो ग्राम न्यायालय की स्थापना करें, मतलब संसद को राइट नहीं है। ग्राम न्यायालयों की स्थापना से संबंधित राइट किसे है? राज्य सरकारों को, न कि संसद या केंद्र को या राष्ट्रपति को। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। साथ में आपने आज कई सारे इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक को कवर किया, अर्थात आज आपने क्या क्या कवर कर लिया बता दीजिए। राज्य विधानमंडल को आपने आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, उच्च न्यायालय को आपने कंप्लीट कर लिया, ग्राम न्यायालय को कंप्लीट कर लिया, लोक अदालतों को कंप्लीट कर लिया, और भी कई बेसिक फीचर विधान परिषद को लेकर आपने पढ़ा। राष्ट्रपति से कंपेरिजन किया, लोकसभा से कंपेरिजन किया, राज्यसभा से कंपेरिजन किया, विधेयकों को आपने देखा, और 2-3 प्रोविजंस आप देखे जहाँ पे थोड़ी बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन बाद में हमने उस एरर को सही कर दिया है। तो उम्मीद है आज की क्लासेस आपको समझ में आई हैं और आपको समझ में आ गया कि हमने कितने सारे टॉपिक अपने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अर्थात अब हमारे केवल 5 पार्ट ही बचे हैं, या कहें कि 100 टॉपिक्स ही बचे हैं, और हमारी फिर इंडियन पॉलिटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, यानी कि डे 41 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए।